मेरी विनोद से मुलाकात हुई। वैसे भी मैं अपने पति से दूर जा रही थी। मेरी विनोद से नजदीकियां बढ़ी और पैसों से भी। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? कह रहे इतना क्या फड़फड़ा रही है तू? हाँ, ये देख, ठंडे दिमाग से सोच। जो तेरे मेरे बीच में है, जो तेरे और प्रशांत के बीच में है, वही तो करने को बोल रहा हूँ तेरे को। विनोद मेरे साथ ऐसी बात करने का नहीं। निकल इधर से। ओ बाबा, जाता हूँ मैं, लेकिन ना तू खुद चल के सामने से मेरे को ये बोलेगी, और वो भी लव कर। ए माया, अरे लेकिन बैठना रे बाबा। देख, जितना सोचने में बुरा गंदा लगता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, तू दोपहर को अकेले रहते, मैं कैसा आता है, मेरे जैसा कोई और आएगा। देख, करना तुझे वही है जो हम करते हैं, लेकिन सोच, तगड़े पैसे मिलेंगे, तगड़े। तेरी जिंदगी ना ऐसे फटकन बदल जाएगी। हाँ, एक दोपहर का 2000, 1000 तेरा, 1000 मेरा। चल मेरे को बोल, ये तेरा प्रशांत महीने का कितना कमाता है? 6000, 7000? अरे उतना तू एक हफ्ते में कमाएगी। मन बनाएगी तो 4 दिन, पूरा मन लगाएगी ना तो 2 दिन में, अरे 1 दिन में कमा सकती है। मेरे संग तुम्हें एक बात याद रख, ये मर्दों की जरूरत ना बहती नदी है, कभी सूखती नहीं। तो तू काय को सूखी सूखी जिंदगी जी रही रे? काय को? ठीक है, सोच के बता मेरे को, आता हूं। बहुत घिन आई थी विनोद की ये बात सुनकर, लेकिन पैसे के लिए तरसते हुए भी बहुत घिन आती थी साहब। इसीलिए हाँ बोल दिया। पहली बार बहुत गंदा लगा सर, लेकिन जब हाथ में पैसा आया ना, फिर सही गलत कुछ भी नहीं लगा। सोचा कि शरीर ही तो है, पैसे की धुंध छा गई थी। एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी, बच्चों के लिए कुछ कर सक रही थी मैं। बच्चे लोग रोज बाहर का खा रहे हैं, नए नए सामान खरीद रहे हैं। जगदीश बोला तुमने पैसा दिया उन लोग को? हाँ, मैंने दी। किधर से दिया? पेड़ लगा तेरे पास पैसे का? मैंने कमाए हैं। किधर से कमाए? कमाए बोले तो किधर से कमाया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, किधर से कमाया माया? और मला शरीर बेचती है अपना, सोती है लोगों के साथ। शरीर मेरा है, मैं बच्चों को वो दे रही है जो तू अपने अगले जन्म में भी अपनी कमाई के साथ नहीं दे सकता। बच्चे लोग को मालूम है कि उसकी माँ क्या है? बोला बच्चे लोग को तूने? नहीं, वो स्कूल में होते हैं और तू काम पे, दोपहर में आते हैं लोग। तेरे को क्या लग रहा है तू बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही है? पुण्य और पाप से जिंदगी चलती है, पेट भरता है उससे। जिंदगी जिंदा लोगों की होती है और तू लाश है, घटिया सड़ी हुई लाश। पर मेरी ही चिता पर तो पक रही है ना रोटी। बस मैं तो यही जानती। प्रशांत ने रोज दारू पीना शुरू कर दिया। वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पाया और एक रात हम सबको छोड़कर चला गया। मेरे को पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। मैंने ये सच्चाई मान ली थी। मैंने प्रशांत से कभी झूठ नहीं बोला और आप लोगों से भी नहीं बोल रही है सर। मैं सच बोल रही है, मैंने कोई खून वून नहीं किया है। माया, अभी तक तुमने हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है, उस कत्ल की नहीं। हमें उस कत्ल की सच्चाई चाहिए। जगदीश, तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने किसका कत्ल किया। किसी का नहीं। तो फिर उस बंद दरवाजे के पीछे, जिसे तुम्हारी माँ पूजा का कमरा कहती थी, किसकी लाश दफन है? किसी की भी लाश नहीं हुआ। सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा।
तो फिर है कहां? ये कौन है? ये मेरे बाबा हैं। तुम्हारा नाम क्या? सचिन पाठक। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। सचिन पाठक को जानते हो तुम? नहीं, कौन है? उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे। नीलेश पाठक नाम है। ये नाम कभी सुना है? मेरे बाबा हैं। जब दिल अपराध बोध में डूबा होता है तब घृणा अपने कुकर्मों से नहीं बल्कि खुद से होती है। माया के घर में कुछ छुपा जरूर था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन वहां जो था उसके बारे में कई लोग जानते थे और अच्छी तरह से जानते थे। एक अजीब इत्तेफाक कहिए, एक एक्सीडेंट कहिए या नियति का लिखा कहिए, जो भी कहिए, पर इस आम से दिखने वाले एक अवैध कोठे पर हुई इस साधारण सी रेड की वजह से कई असाधारण सच्चाइयां उभरने वाली थीं जो कि सालों से खामोशी के कफन में दफन थी। सर, उस कमरे में कुछ नहीं है और वो एक दीवार जिस पर हमें सबसे ज्यादा शक था, वहां से भी कुछ नहीं निकला। सर, ये माया का बड़ा बेटा जगदीश, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दूसरा बेटा योगेश अभी भी लापता है। यस सर, जगदीश बता रहा है कि योगेश काफी डिस्टर्ब हो गया है। इस माया को जितनी भी गर्मी दो ये पिघलने वाली नहीं है। विनोद जोशी का क्या स्टेटस है? हमारी टीम और दया के लड़के दोनों लगे हुए हैं। पूरे शहर में अलर्ट इशू किया। और पुरुषोत्तम, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? उसने दया से कहा था कि शाम को फोन करेगा, लेकिन सर अभी तक फोन किया नहीं उसने। अभी तक हमारे पास बस ये एक ही लीड थी, पुरुषोत्तम या फिर विनोद जोशी हाथ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन माया का पति प्रशांत भाटे घर छोड़कर गया ही नहीं था। 12 साल हो गए। 12 साल से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। दादा, वो पुलिस आई के पूजा घर के बारे में कुछ कह रही है। उस कमरे में कुछ है क्या? आपको कुछ पता है? योगेश बावला हो गया। मुझे 1000 बार बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा का है? मुझे भी उतना ही पता जितना तुझे पता है। जी अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दे। 12 साल हो गए उस बात को, कब तक परेशान रहेगा? बाबा में छोड़ के चले गए थे, अब जाने दे इन सब बातों। नहीं, वो हमें छोड़ के नहीं गए थे। दादा, सच बताओ, क्या बाबा कभी गए भी थे? मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि हमें ये शहर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उससे बाबा मिल जाएंगे क्या? नहीं, पर तेरे दिमाग में तो नहीं रहेंगे ना? रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती। क्योंकि ये जो बोला जा रहा है नाई, ये झूठ है। और ये तो तू भी जानती है नाई, कोई तो ऐसा होगा नाई जो सच्चाई जानता हो। बाबा को कोई दोस्त या कोई भी। योगेश बाबा हमें खुद छोड़ के चले गए थे, वो है कहीं? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। कोई वहम नहीं है। मुझे अब पक्का यकीन है कि आई ने ना बाबा को मार डाला, और उस कमरे में ना जरूर कुछ है। उस कमरे में कुछ नहीं है। तू एक काम कर, उस कमरे में ढूंढ, पूरे घर में ढूंढ, पूरी दुनिया में ढूंढ, लेकिन दोबारा मेरे पास दुखड़ा लेकर मत आइयो। वैसे जिंदगी खराब है, तू जा यार।
तेरे को डर नहीं लगता? नहीं, और तू भी डरना छोड़ दे माया। क्यों किया मैंने ये सब कुछ? खुद के लिए, तेरे बच्चों के लिए, अरे हमारे लिए माया। क्या करेगी मैं इतने पैसे का? क्या इन पैसों से मैं अपने पुराने पाप धो सकती है, अपना भविष्य, अपनी खुशियां खरीद सकेगी? मेरे को तो ये भी नहीं पता है खुशियां होती क्या है। माया, किसका मर्डर हुआ? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसका थोबड़ा भी नहीं देखा था साहब। मैंने सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब। कब की बात है ये? कई साल हो गए साहब, याद नहीं। लाश कहाँ ठिकाने लगाई थी? वो जंगल में साहब। कौन से जंगल में? कातरज के जंगल में। मैं उन दिनों विनोद भाऊ का टेम्पो चलाता था। एक रात को उन्होंने मुझे माया ताई के घर बुलाया। बुलाया भाऊ? ये कौन? लाश है आदमी, ठिकाने लगा। नहीं भाऊ, लेकिन ये मुझे बता, ये है कौन? इतना जानना जरूरी नहीं, समझा ना तेरा? गपचुप उठा। उसी रात हम उस लाश को कातरज के जंगल में ले गए। मुझे बस इतना ही मालूम है साहब, बाकी सारी बातें वो दोनों जानते हैं, विनोद भाऊ और माया ताई। मर्डर किसका हुआ है अगर यही नहीं पता चला तो तेरी टिप खोटी है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। जगदीश जानता है साहब। क्या जानता है जगदीश? वो जानता है मर्डर हुआ था, तो ये भी जानता होगा किसका हुआ था। लेकिन भाऊ मुझे बताइए, ये है कौन? ये सब कैसे हुआ? बहुत पूछने लगा बे तू, हाँ? इतना जानना जरूरी नहीं, समझा ना तेरा? गपचुप उठा। जगदीश वही था, उसने शायद खून होते हुए देखा हो साहब। और तेरा ये विनोद भाव कहाँ मिलेगा सर? पूर्वी लॉज। हो सकता है पुरुषोत्तम झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी एक चांस ले। पूर्वी लॉज से विनोद को उठाओ और कातरज पुलिस से बात करो। मैं जगदीश और माया इनसे दोबारा बात करता हूँ। खान इतना तो पक्का है कि उस घर का कुछ ना कुछ अतीत है, काला अतीत। कुछ पता चला क्या साहब? सब कुछ पता चला, चल थाने। सर
रूम सर्विस। अगर भागा तो यहीं पे ठोक दूंगा। दोबारा अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तू। विनोद जोशी। माया, तुम्हारे पति प्रशांत भाटे ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था, है ना? वैसे कादरश के जंगलों में हम उस लाश की तलाश कर रहे हैं। भूतों से डर लगता है ना तुम्हें? हमें भी लगा तुम्हारे घर में अजीब, ऐसे लगा जैसे कोई भटकती आत्मा हो, नाराज सी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है माया। पुरुषोत्तम ने सब कुछ बोल दिया। विनोद जोशी को अरेस्ट कर लिया और हमें यह भी पता चल गया है कि तुम्हारा बेटा जगदीश उस कत्ल का गवाह है, उसको भी उठा लिया। साहब, जगदीश उस टाइम बच्चा था, उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो साहब। तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर मारा ना प्रशांत भाटे को? नहीं साहब। ठीक है, पुरुषोत्तम और विनोद जोशी के साथ अब हम जगदीश को भी तोड़ेंगे। साहब, मैं सच बोल रही है कि तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर प्रशांत भाटे को मारा? नहीं। सच चाहिए मुझे माया, सिर्फ सच। वो प्रशांत नहीं था, वो मेरा एक ग्राहक था। उसका नाम मेरे को नहीं मालूम। देख विनोद जोशी, माया एक औरत है, इसलिए अभी तक हमने सख्ती दिखाई नहीं उसके साथ, लेकिन तेरा नसीब ऐसा नहीं होगा, समझा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बता रहा हूँ मैं। ये जो भी खुनबुन जो भी हुआ है आप बता रहे हैं, वो सब पूरा का पूरा माया ने किया। अच्छा, प्रॉफिट आधा आधा करेगा, लेकिन जुर्म पूरा का पूरा उसके सर पे डालेगा? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ सब। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था, उसको मारूंगा क्यों? पुरुषोत्तम ने बताया कि तू भी उनके साथ था। तूने देखा था वो? उन्होंने भी देखा था। कौन था वो आदमी? प्रशांत भाटे, तेरा बाप? नाम नहीं मालूम, लेकिन वो चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता। मैडम बता रही थी कि कोई सचिन पाठक है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है। उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? जिसको मारा गया था वो वही था। मेरे को लगता है ये मर गया। वो आदमी सचिन का बाप नीलेश पाठक था? नाम नहीं मालूम। तो तुझे कैसे पता वो सचिन का बाप था? सचिन के हाथ में उसके बाप की तस्वीर देखी थी, वही चेहरा जो रोज रात को मैं ना चाहते हुए भी देखता हूँ। मेरी आई भी देखती होगी। इस पैसों के लालच ने पहले मेरे को मारा, फिर मेरे हाथों उस ग्राहक को मरवाया। ओहो, क्या बात है बाबू, बैंक वैंक लूट कर आए हो क्या? हाँ। अरे तो फिर तो बोनस वोनस बनता है ना। इतने टाइम से लुटा रही है तेरे पे, 5,000 तो निकाल उस बंडल से। 2,000 भी तेरे औकात के हिसाब से बहुत है। ए, औकात की बात करता है? औकात? अब तो मैं 5,000 ही लेगी। देख, सोड़। क्या करेगी तू? सोड़। साली क्या? साली। आसमान में बादल नहीं छाते साहब, मेरे सामने नोटों के बादल छाते थे। उसके पास इतना सारा पैसा था साहब, और ऊपर से ऐसी बात। मैं उसको नोटों की गड्डी
गाड़ी लेकर घूम रहा था साला। जरा से पैसे ज्यादा क्या मांग लिए, औकात दिखाने लगा। मरा नहीं है, सांस चल रही। अस्पताल लेके चलते। चुप, वो बच गया तो हम लोग बच जाएंगे। पर उन्हें बचा सकते। चुप। विनोद, नहीं आई, ये क्या कर रहे हो? चले जग्या, ये जग्या, जग्या, संभाल अपने आप को। देख, तुझे तेरी आई की मदद करनी है, समझ लगा है? ये खून साफ करना है, समझ लेना। आईची मदद करायची। योगेश घर आया उस दिन, उसे कुछ मालूम नहीं था। फिर रात को पुरुषोत्तम आया, वो लोग लाश को जंगल में ले गए। योगेश तब सो रहा था। बहुत पछतावा होता है साहब, धर्म घिन सब आती है, लेकिन समझ नहीं आता साहब कि वो नोटों को देख के क्या धुन सवार हो जाती है। सर, ये था वो आदमी जिसको इन्होंने मार डाला। तो नीलेश पाठक है ना, सचिन का बाबा? हाँ सर, जगदीश को याद था ये चेहरा। ये था ना वो? सचिन, तुम्हारे बाबा नीलेश पाठक अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उनके साथ? कत्ल हुआ था उनका। कत्ल? क्यों? किसने किया? क्यों किया? तुम्हारे बाबा एक कोठे पर जाते थे, शंगारवाड़ी। कोठा? हाँ, माया भाटे नाम है उसका। उसने और उसके साथीदार ने तुम्हारे बाबा का मर्डर कर दिया था। सचिन का पिता नीलेश पाठक 21 जून 2009 को अपने साथ एक 1.5 लाख की कलेक्शन कर अपने घर लौटने से पहले माया के घर गया था। नीलेश को उस दिन कोई अंदाजा नहीं था कि वो फिर अपने घर कभी नहीं लौटेगा। जुलाई 2009। हाँ, इस केस फाइल के हिसाब से 2 जुलाई 2009 को यहाँ कातरज के जंगल में एक लाश मिली थी। जुलाई 2009 को उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3 साल पहले रिटायर्ड हुए। इस नीलेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, बस इसके खिलाफ पैसे लेकर फरार होने की शिकायत की गई थी। बाबा चोर नहीं थे, उनका मर्डर हुआ था उसी रात। कैसे? एक युवक की 9 साल की तलाश अपने पिता के लिए एक दर्द भरी असलियत के खुलासे से खत्म हुई। पुलिस का इंट्यूशन कहिए, अंदेशा कहिए, लेकिन उस पूजा घर को लेकर संदेह की वजह से पुलिस सचिन के पिता नीलेश पाठक की हकीकत जान पाई, और वो भी पूरे 9 साल के बाद। लेकिन इत्तेफाक और आभास का यह सिलसिला अभी खत्म होने से काफी दूर था। गड़े मुर्दे और भी थे। नीलेश के मर्डर के वक्त जगदीश नाबालिग था, पर जुर्म में तो शामिल था। नीलेश का हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, उसकी एज के साथ रिपोर्ट फाइल करनी होगी। कोर्ट को डिसाइड करने दो। और सर, वो कमरा? हाँ, वो कमरा। सर, अभी भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है जिसका पता लगाना है। ये पुरुषोत्तम पूरी बात नहीं बोल रहा है। और तुम लोगों को तो वहां कोई लाश नहीं मिली। लेकिन सर, माया को जो इतना डर लगा रहता है, क्या वो डर सिर्फ एक अजनबी को लेकर या सिर्फ एक ग्राहक को लेकर हो सकता है? प्रशांत भाटे, उसका पति, जो कभी घर लौटा ही नहीं।
मुझे मेरे भाई जगदीश से मिलना है। तू था कहाँ इतने दिन? तेरा फोन भी बंद था। है कहाँ वो? आई ने किसी को मार डाला था। आपको इतने साल से मालूम था? मेरे सामने ही हुआ था योगेश। अब ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहाँ है। दादा, अरे अब तो सच बोल दो। 12 साल हो गए, 12 साल। दादा, दादा! इत्तेफाक से हुए माया के घर पर उस एक छापे ने कई अधूरी कहानियों की कड़ियां सामने लाकर रख दी थी। वो कड़ियां जो तलवार बनकर दो युवकों की जिंदगियों पर लटकती रही। सर, जगदीश भाटे कुछ कहना चाहता है, कुछ और भी बात है। नीलेश पाठक के अलावा मेरी आई ने किसी और का भी कत्ल किया था सर। तुम्हारे पिता का? माया, तुम्हारे बेटे जगदीश ने सब कुछ सच सच बता दिया है। अच्छा है साहब। साहब, क्या सच बोलने से, कबूल करने से दर्द कम होता है क्या? हो सकता है, लेकिन जुर्म कम नहीं होता। तो सच यही है साहब कि जगदीश और योगेश का बाप मेरा पति प्रशांत उस रात घर छोड़कर चला गया था। मेरे को नहीं मालूम था कि वो वापस आ जाएगा। तो कौन होती मेरे पूछने वाली? तेरे क्या लगा मैं क्या कभी लौट के नहीं आया क्या? तेरा हाथ भी लोग जो साला दिन में आता था अभी रात को भी आने लगा क्या इधर? तूने मेरी बीवी को उसने कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया। छोड़ दिया। ए माया, माया बगरे माझे समोर बघ। माया, तेरी भला टल गई। तो वो खड़ा दिखता था, घूरता हुआ। मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मेरे को इसका जवाब कभी नहीं मिला साहब। पहले अपने पति को, फिर उसकी राख को। साहब, उन दोनों की आत्मा से ज्यादा ना मेरे को अपने आप से डर लगता है। क्या मैं किसी और को भी मार देगी क्या? मेरे जीते जी ना ये डर जाने वाला नहीं है साहब। ये मेरे को मालूम पड़ गया। योगेश, स्केलेटन के सैंपल से जो डीएनए लिया गया वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई जगदीश के डीएनए से मैच हो गया है। वो कंकाल तुम्हारे पिता प्रशांत भाटे का ही है। मुझे मालूम था सर, मेरे बाबा मुझे कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। जगदीश पर लगे चार्जेस में इस बात का ध्यान रखा गया था कि दोनों मर्डर्स के वक्त वो नाबालिग था। विनोद जोशी और माया भाटे पर आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया है। 2006 में प्रशांत भाटे के कत्ल के लिए और 2009 में नीलेश पाठक के कत्ल के लिए। साथ ही दोनों पर आईपीसी की धारा 201 भी लागू की गई है।
सबूतों को मिटाने के जुर्म में। एक कत्ल 12 साल पहले हुआ और दूसरा कत्ल 9 साल पहले, और दोनों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। 9 साल पहले अगर नीलेश पाठक पैसों के कलेक्शन के बाद माया के कोठे पर ना गया होता तो क्या होता? 12 साल पहले अगर माया का पति प्रशांत उस रात घर ना लौटा होता तो क्या होता? आने वाला खतरा अदृश्य होता है, लेकिन जब कोई जुर्म के साए में डेरा डाले तो वो खतरे के साए से दूर कैसे रह सकता है भला? माया ने अपने ही हाथों अपने जमीर की सुई तोड़ी थी। अपने ही पति प्रशांत को मारकर उसे अपने ही आंगन में गाड़ने में माया को कुछ गलत नहीं लगा। उसी तरह उसने नीलेश पाठक को पैसों के लिए मारकर उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगाया। पर माया ने अपनी पूरी जिंदगी डर और अफसोस की गिरफ्त में बसर की। ये एक दस्तूर है कि जुर्म मुजरिम का सुख चैन छीन लेता है और मुजरिम से जुड़े लोगों का जीना दुश्वार कर देता है। सोचें, समझें और सतर्क रहें कि लालच और स्वार्थ जीवन धारा पर हावी ना हो जाए। जैसे ही उमड़ती लालसा का एहसास हो, सतर्क होकर पीछे हो जाए, जुर्म के लपेटे में ना आए, उस लालसा की आग में खुद को ना जलाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें